गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एम के पटेल ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम कक्षा 10वीं में हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और एमपी बोर्ड 2025 में आने की पूरी संभावना भी है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, सूर्य के पद में मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? सूरदास के जो पद हैं उसमें मधुकर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गोपियों के लिए, उद्धव के लिए, श्री कृष्ण के लिए या प्रजा के लिए? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उद्धव के लिए यहाँ पर मधुकर शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक। दूसरा प्रश्न, सूरदास के गुरु थे। हमको बताना है कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, कौन थे? माधवाचार्य, रामानंद, वल्लभाचार्य या परमानंद दास? तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 होगा, वल्लभाचार्य। ये सूरदास के गुरु थे। ठीक, चलो अगला प्रश्न, गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान थे? तीसरा प्रश्न है कि गोपियों के लिए श्री कृष्ण किसके समान थे, बताना है। नंबर 1 हारिल पक्षी के समान, नंबर 2 उद्धव के समान, नंबर 3 भगवान के समान, नंबर 4 हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 हारिल पक्षी की लकड़ी के समान। जिस प्रकार हारिल जो पक्षी होता है ना, वो लकड़ी को अपने पैरों पे हमेशा दबा के ही उड़ता है, वो उसे कभी नहीं छोड़ता, उससे कभी अलग नहीं करता। इसी तरह से गोपियाँ भी श्री कृष्ण से कभी अलग नहीं है। ठीक है ना, इसीलिए जो श्री कृष्ण है वो गोपियों के लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, हमको बताना है। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 उपमा अलंकार, नंबर 3 अनुप्रास उपमा दोनों, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, इसमें क्या हो रहा है? का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। का वर्ण की आवृत्ति हो रही है। कविता में जब किसी वर्ण की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, मतलब यहाँ पर अनुप्रास अलंकार भी है। दूसरी बात, यहाँ पर सम लगा है, मतलब क्या हो रहा है? मतलब यहाँ पर तुलना भी हो रही है, और जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना हो वहाँ पर उपमा अलंकार भी होता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 अनुप्रास उपमा दोनों, यानी कि अनुप्रास अलंकार भी है और उपमा अलंकार भी है। ऑप्शन में दोनों है, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा है। हमको बताना है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको सीधा बता दूँ कि जो रामचरितमानस की जो भाषा है, इसकी भाषा क्या है? अवधी है। कौन सी भाषा है? अवधी है। इसके रचनाकार कौन है? इसके रचनाकार कौन है? तो तुलसीदास हैं। कौन है? तुलसीदास। इसके रचनाकार कौन है? तुलसीदास हैं। ठीक, ये क्या है? तो महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। रचनाकार तुलसीदास हैं। भाषा इसकी अवधी है और 7 कांड हैं। कितने कांड हैं? 7 कांड भी हैं इसमें। ठीक है, तो ये रामचरितमानस से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर हैं कि 7 कांड हैं, अवधी भाषा है, तुलसीदास जी ने इसकी रचना की है और ये एक महाकाव्य है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है? हमको बताना है कि इनमें से तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। यहाँ से हमारा 3 प्रश्न क्लियर होने वाला है। ठीक है ना, क्योंकि हमको ये पता हो जाएगा कि कौन कौन सी जो रचना है वो तुलसीदास की हैं। क्या पता पूछ ले कि तुलसीदास की कौन सी रचना है ना, और कोई एक रचना का नाम दे दे और हम जान ना पाए कि कौन सी रचना है। ठीक है ना, इसलिए हम यहाँ पर हमको बताना है कि तुलसीदास की रचना कौन सी नहीं है। तो सूरसागर बिल्कुल यहाँ पर तुलसीदास की रचना नहीं है, क्योंकि ये
सूरदास की रचना है। किसकी रचना है? सूरदास की रचना है। सूरसागर एक महाकाव्य है। बाकी रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, ये तीनों तुलसीदास की रचनाएं हैं। ठीक, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर एक सूरदास हो जाएगा, सूरसागर। ठीक, अगला प्रश्न है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चौपाइयाँ किस कांड से ली गई हैं? को बताना है कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की जो चौपाइयाँ हैं वो किस कांड से ली गई हैं, कांड बताना है। हमने बताया था ना 7 कांड होते हैं रामचरितमानस में, है ना। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? बाल कांड होगा। कौन सा कांड होगा? बाल कांड। बाल कांड से ये चौपाइयाँ ली गई हैं। ठीक, अगला प्रश्न, कामायनी है, हमको बताना है कि कामायनी क्या है। तो कामायनी क्या है? तो कामायनी एक महाकाव्य है। क्या है? कामायनी महाकाव्य है। क्या है? कामायनी महाकाव्य है। रचनाकार कौन है? रचनाकार यानी कि कामायनी को लिखा किसने है? तो जयशंकर प्रसाद। किसने लिखा कामायनी? जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी की रचना की है और कामायनी एक महाकाव्य है। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद को कामायनी पर कौन सा पारितोषिक मिला? जयशंकर प्रसाद को कामायनी रचना पर कौन सा पारितोषिक मिला था? ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, पहल या मंगला प्रसाद पारितोषिक? तो हमारा यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मंगला प्रसाद पारितोषिक। ठीक, अगला प्रश्न, उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? हमको बताना है कि उत्साह कविता में जो बादल है वो किसका प्रतीक है। तो उत्साह कविता में बादल किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? क्रांति का प्रतीक है। बादल से आवाहन किया गया है कि तू आज इतना बरस इतना गरज कि क्या हो जाए, सारी सृष्टि समाप्त हो जाए और एक नए संसार का निर्माण हो। ठीक है ना, अर्थात ये तभी संभव है जब क्रांति होगी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, कवि की आंखें, यहाँ पे कभी नहीं है, इसको सुधार लेंगे। यहाँ पे क्या है? कवि है। कवि, कवि की आंखें किसकी ओर से हट नहीं रही हैं? किसकी ओर से हट नहीं रही हैं? हट नहीं रही हैं। ठीक, हमको बताना है कि कवि की आंखें किसकी ओर से हट नहीं रही हैं। नंबर 1 प्रेसी की ओर से, नंबर 2 प्राकृतिक सुंदरता की ओर से, नंबर 3 विशालकाय पर्वत की ओर से, नंबर 4 काले काले बादलों की ओर से। हमको बताना है कि जो कवि की आंखें हैं ना वो किससे नहीं हट रही हैं। हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक सुंदरता की ओर से। ठीक है भाई, प्राकृतिक सुंदरता को देख करके ना कवि की आंखें जो है ना वहाँ से हट नहीं रही हैं, कहीं और आंखें उनकी नहीं लग रही हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 प्राकृतिक सुंदरता की ओर से कवि की आंखें नहीं हट रही हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, तुम्हारी दंतुरित मुस्कान कविता में पहली बार कवि को देखने पर बच्चे की क्या प्रतिक्रिया हुई? हमको बताना है कि जो कविता है तुम्हारी दंतरित मुस्कान मुर्दों में भी जान डाल देती है जान, ऐसे करके कविता है। ठीक है, उसमें कहा गया है कि जब बच्चा पहली बार कवि को देखता है तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती है। नंबर 1 वह अत्यंत प्रसन्न हो गया, नंबर 2 वह खुश होकर कवि की गोद में चला गया, ऑप्शन नंबर 3 वह कवि को अपलक देखने लगा, ऑप्शन नंबर 4 वह कवि को देखकर डर गया। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 है, वह कवि को अपलक देखने लगा। अपलक का मतलब होता है बिना पलक झपकाए। क्या होता है? बिना पलक झपकाए। बिना पलक झपकाए देखना यानी अपलक। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? हमारा प्रश्न है, कवि ने फसल को किसके स्पर्श की महिमा बताया है? नंबर 1 पानी, नंबर 2 हाथ, नंबर 3 सूरज या नंबर 4 मिट्टी? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 होगा कि जो कवि है वो फसल को हाथ के स्पर्श की महिमा बताया है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, मंगलेश डबराल की
कविताओं में चित्रित किया गया है? मंगलेश हैं जो मंगलेश डबराल, इनकी कविताओं में हमको बताना है कि किसका चित्रण किया गया है। ठीक है ना। नंबर 1 आदर्श, नंबर 2 सामंती बोध, नंबर 3 सत्यता, नंबर 4 अहिंसा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा, सामंती बोध। यानी मंगलेश की कविताओं में ना सामंती बोध का चित्रण किया गया है। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता, ये रचनाएं किसकी हैं? हमको बताना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, 2 रचनाएं यहाँ पे लिखी गई हैं और पूछा गया है कि ये रचनाएं किसकी हैं। नंबर 1 गिरजा कुमार माथुर, नंबर 2 केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 3 मंगलेश डबराल, नंबर 4 सुमित्रा नंदन पंत। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? मंगलेश डबराल। ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, आधुनिक काल का आरंभ होता है। आधुनिक काल का आरंभ कब से होता है हमको बताना है। ठीक। आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है। तो जो आधुनिक काल का आरंभ होता है वो संवत 1900 से होता है। कब से होता है? संवत 1900 से। ठीक। संवत 1900 से। अगर हमको सन में चाहिए, हमको सन पता करना है तो -57 कर देना है। कितना कर देना है? -57 कर देना है 1900 में, तो हमारा सन भी यहाँ पर निकल आएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के कवि हैं। हमको यहाँ पर बताना है कि कौन सा कवि है इनमें से जो कि प्रयोगवाद का है। ठीक। नंबर 1 गे, नंबर 2 सुमित्रा नंदन पंत, नंबर 3 सूरदास, नंबर 4 महादेवी वर्मा। तो हम सभी को पता है कि जो प्रयोगवाद के जो कवि हैं यहाँ पर कौन है? अज्ञेय हैं। अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है इन्हीं को। किसको? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय को प्रयोगवाद का जनक भी कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत हैं जो और महादेवी वर्मा, ये दोनों कैसे कवि हैं? छायावादी कवि हैं। छायावादी कवि। ठीक। और ये सूरदास तो भक्ति काल के कवि हैं। सूरदास कैसे हैं? भक्ति काल के कवि हैं। भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के कवि हैं और सगुण भक्ति धारा भी में कृष्ण भक्ति धारा के कवि हैं। ठीक। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद के कवि अज्ञेय हैं। ठीक। चलिए अगला प्रश्न, व्याधि शब्द का अर्थ है। हमको यहाँ पर बताना है कि व्याधि शब्द का क्या अर्थ होता है? आधार, रोग, विरह या चिंता। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है? ऑप्शन नंबर 2 रोग। व्याधि शब्द का अर्थ है रोग। ठीक। 19 नंबर का प्रश्न, नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था। हमको बताना है कि नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले जो मूर्तिकार थे उनका नाम क्या था। नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है ये प्रश्न। ठीक। यहाँ पे हमको बताना है कि नेताजी की मूर्ति जिन्होंने बनाई थी उस बनाने वाले मूर्तिकार का क्या नाम था। नंबर 1 मोतीलाल, नंबर 2 किशोरीलाल, नंबर 3 जवाहरलाल, नंबर 4 जयंतलाल। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है मोतीलाल। नेताजी की मूर्ति तैयार करने वाले मूर्तिकार का नाम था मोतीलाल। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 20, फौजी शब्द सुनकर पान वाला क्यों हंस पड़ा। महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फौजी शब्द सुनकर पान वाला क्यों हंस पड़ा। नंबर 1 उसकी कुरूपता के कारण, अंधेपन के कारण, काले रंग के कारण या शारीरिक बनावट के कारण। तो जो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है? शारीरिक बनावट के कारण। ठीक है ना। फौजी शब्द सुनकर जो पान वाला था वो हंसने लगा था। प्रश्न क्रमांक 21, बाल गोविंद भगत पाठ किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है। को बताना है कि जो बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो किस प्रकार की समस्याओं पर प्रहार करता है। नंबर 1 गतिशीलता पर, नंबर 2 मान्यताओं पर, नंबर 3 रूढ़ियों पर, नंबर 4 दीनता पर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा? रूढ़ियों पर।
ठीक, बाल गोविंद भगत जो पाठ है वो रूढ़ी वाली समस्या को पर प्रहार कर रहा है, ठीक है ना। और किस पर प्रहार कर रहा है, तो रूढ़ियों पर कर रहा है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 22, बाल गोविंद भगत ने किस परिवेश की झांकी प्रस्तुत की है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है ये भी, कि बाल गोविंद भगत हैं जो वो किस परिवेश की झांकी को प्रस्तुत किया है, ठीक है ना। नंबर 1 ग्रामीण जीवन, नंबर 2 शहरी जीवन, नंबर 3 लोक कला, नंबर 4 सांस्कृतिक विवेचना। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है। बाल गोविंद भगत ने ग्रामीण जीवन की झांकी प्रस्तुत की है या ग्रामीण परिवेश की झांकी प्रस्तुत की है, ठीक है ना। कौन से परिवेश की, ग्रामीण परिवेश की। ठीक, अगला प्रश्न, दादा कामरेड एवं पार्टी कामरेड उपन्यास के लेखक हैं। हमको बताना है कि दादा कामरेड एवं पार्टी कामरेड जो उपन्यास हैं इनके लेखक कौन हैं। तो इनके लेखक नंबर 1 रामवृक्ष बेनीपुरी, नंबर 2 यशपाल, नंबर 3 स्वयं प्रकाश या नंबर 4 मन्नू भंडारी। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, यशपाल। क्या होगा, यशपाल होगा। ठीक, अगला प्रश्न, मन्नू भंडारी की रचना त्रिशंकु किस विधा में आती है। हमको बताना है कि मन्नू भंडार, देखो यहाँ पे दो प्रश्न बन रहे हैं। एक तो ये कि त्रिशंकु किसकी रचना है, ठीक है ना। तो त्रिशंकु किसकी रचना है भाई, तो मन्नू भंडारी की है। ठीक, दूसरी बात है कि जो मन्नू भंडारी की रचना त्रिशंकु है वो गद्य की किस विधा में लिखी गई है, ठीक है ना। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, कहानी संग्रह, ठीक है ना। मन्नू भंडारी की जो रचना है त्रिशंकु वो कहानी संग्रह में आती है। चलिए अगला प्रश्न, एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी द्वारा लिखित है। फिर से प्रश्न पूछा गया है विधा को लेकर के, ठीक है ना। और यहाँ पे इस बार दूसरा प्रश्न पूछा गया है लेकिन, कि एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी की रचना है, ठीक है। और इसको हमको बताना है कि ये किस विधा पे लिखी गई है, ये भी कैसे लिखी गई है, ठीक है ना। क्या है ये, व्यंग्य है क्या, उपन्यास है, आत्मकथ्य है या संवाद है। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। ये क्या है, आत्मकथ्य है। ठीक, एक कहानी यह भी जो मन्नू भंडारी द्वारा लिखित आत्मकथ्य है। क्या है, आत्मकथ्य, आत्मकथा नहीं है, ठीक है ना, आत्मकथ्य है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, नौबत खाने में इबादत के लेखक हैं। हमको बताना है कि नौबत खाने में इबादत जो पाठ है इसके लेखक कौन है। नंबर 1 यशपाल, नंबर 2 जैनेन्द्र कुमार, नंबर 3 फणीश्वर नाथ रेणु, नंबर 4 यतीन्द्र मिश्र। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, यतीन्द्र मिश्र होगा। क्या होगा, यतीन्द्र मिश्र। नौबत खाने में इबादत जो पाठ है वो यतीन्द्र मिश्र द्वारा लिखित है। ठीक, अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 27, अमीरुद्दीन का जन्म हुआ। हमको बताना है कि अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था। ठीक है, ये पूछा गया है। नंबर 1 डुमराव बिहार, नंबर 2 धनुआ उत्तर प्रदेश, नंबर 3 लमतरा राजस्थान, नंबर 4 दौलतपुर पंजाब। यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या है, नंबर 1 डुमराव बिहार। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, डुमराव बिहार में हुआ था, यानी बिहार के डुमराव गांव में या डुमराव शहर में हुआ था। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, किसके बचपन का नाम हरनाम दास था। आईएमपी प्रश्न है ये भी, कि किसके बचपन का नाम हरनाम दास था। बताना है हमको। ऑप्शन है हमारे सामने, मुंशी प्रेमचंद, विवेकानंद, फणीश्वर नाथ रेणु, भदंत आनंद कौशल्यायन। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 भदंत आनंद कौशल्यायन का जो बचपन का नाम था वो क्या था, हरनाम दास। क्या नाम था, हरनाम दास। चलिए
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 29। सप्तर्षि में कौन सा समास है? हमको बताना है कि सप्तर्षि में कौन सा समास है। सप्तर्षि में क्या कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, बहुव्रीहि समास है या अव्ययी भाव समास है? तो यहाँ पर जो सप्तर्षि है, इस सप्तर्षि में द्विगु समास है। कौन सा समास है? द्विगु समास है। 7 ऋषियों का समूह सप्तऋषि है। 7 ऋषियों का समूह है जो वही कहलाता है क्या? सप्तर्षि। यहाँ पे द्विगु समास। चलिए अगला प्रश्न, नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है। को बताना है कि नेताजी का चश्मा जो पाठ है वो गद्य की कौन सी विधा है। ये विधा से 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा। नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है या निबंध है। नेताजी का चश्मा क्या है भाई? तो ये एक कहानी है। क्या है? कहानी है। राइट आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 1 कहानी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है और प्रश्न क्रमांक 21। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध थे। हमको बताना है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस लिए प्रसिद्ध थे। नंबर 1 बांसुरी वादन के लिए, नंबर 2 तबला वादन के लिए, नंबर 3 शहनाई वादन के लिए या नंबर 4 सितार वादन के लिए। तो जो हमारे उस्ताद बिस्मिल्लाह खां थे वो शहनाई वादन के लिए प्रसिद्ध थे। किसके लिए प्रसिद्ध थे? शहनाई वादन के लिए। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है कि शहनाई वादन के लिए। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर का। झूठा सच उपन्यास के लेखक हैं। हमको बताना है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है। नंबर 1 यतीन्द्र मिश्र, नंबर 2 मन्नू भंडारी, नंबर 3 रामवृक्ष बेनीपुरी, नंबर 4 यशपाल। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो क्या है? यशपाल। झूठा सच जो उपन्यास है उसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो यशपाल हैं। यहाँ पर भी हमें ध्यान देना है। पहली बात तो ये कि झूठा सच क्या है, गद्य साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये है उपन्यास। क्या है? उपन्यास है झूठा सच, ठीक है ना। किसका उपन्यास है? तो यशपाल का है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, उपन्यास सम्राट हैं। हमको बताना है कि यहाँ पर उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है। क्या जयशंकर प्रसाद को उपन्यास सम्राट कहते हैं, या प्रेमचंद को कहते हैं, यशपाल को कहते हैं, या मन्नू भंडारी को कहते हैं? तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा? मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद को क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को नाटक सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाटक सम्राट, ठीक है। किसे? जयशंकर प्रसाद को, ठीक, नाटक सम्राट कहा जाता है। लेकिन उपन्यास सम्राट कौन है? मुंशी प्रेमचंद्र है, ठीक। चलो अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 34। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। ये भी अच्छा प्रश्न है, आ सकता है, ठीक। हमें याद रखना है, सारे प्रश्न ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको 5 नंबर चाहिए सही विकल्प में तो आपको इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होगा, ठीक। चलिए, बालक तारकेश्वर नाथ को उसके पिता टीका लगाते थे। किसका टीका लगाते थे हमको ये बताना है। चंदन का, रोली का, भभूत का या फिर कुमकुम का। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? भभूत का। बालक तारकेश्वर नाथ को उसके जो पिता थे ना वो भभूत का टीका लगाया करते थे, ठीक। चलिए अगला प्रश्न, बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएं फहराते हैं। ये भी आईएमपी प्रश्न है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल चांस है इसके आने के। बुद्धिस्ट श्वेत पताकाएं फहराते हैं, किस चीज़ में ये श्वेत पताकाएं फहराते हैं, ठीक है ना। नंबर 1 मृत्यु पर, नंबर 2 जन्म पर, नंबर 3 विवाह पर या नंबर 4 हमेशा। हमेशा ही फहराते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा फहराएंगे, ठीक है। ये कब फहराते हैं? मृत्यु पर फहराते हैं। कब फहराते हैं? मृत्यु पर। नंबर 1 यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, मृत्यु पर,
ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, बोकू पहनकर चाय बागानों में पत्तियां तोड़ती हैं। ठीक है ना, इसको जितना IMP लगाना हो लगा लो और ये आएगा ही आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल 99% चांस है इसके आने के, कि बोकू पहनकर चाय बागानों में पत्तियां तोड़ती हैं। हमको बताना है कि बोकू पहनकर चाय बागानों में पत्तियां कौन तोड़ती हैं। ठीक है, नंबर 1 शहरी युवतियाँ, नंबर 2 ग्रामीण युवतियाँ, नंबर 3 पहाड़ी युवतियाँ, या नंबर 4 मैदानी युवतियाँ। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो क्या होगा, पहाड़ी युवतियाँ। पहाड़ी युवतियाँ जो हैं वो बोकू पहनकर, क्या पहनकर, बोकू पहनकर चाय बागानों में पत्तियाँ तोड़ती हैं। देखो यहाँ से 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि बोकू पहन कर चाय बागानों में पत्तियाँ कौन तोड़ता है। ठीक है ना, कैसी युवतियाँ, तो अपन बता सकते हैं पहाड़ी। ठीक है, कैसी युवतियाँ, पहाड़ी युवतियाँ। ठीक, पहाड़ी युवतियाँ। लेकिन प्रश्न ये भी बन सकता है कि पहाड़ी युवतियाँ क्या पहन के चाय बागानों में पत्तियाँ तोड़ती हैं। तो फिर हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बोकू हो जाएगा। ठीक है ना, बोकू पहनकर पहाड़ी युवतियाँ जो है ना चाय बागानों में पत्तियाँ तोड़ती हैं। ठीक है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि पहाड़ी युवतियाँ बोकू पहनकर क्या करती हैं, तो भैया चाय बागानों में पत्तियाँ तोड़ती हैं। है ना, तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है। ठीक है ना, आएगा ही आएगा। चलिए अगला प्रश्न है, हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, आ सकता है, 99% आने के चांस हैं इसके, कि हिरोशिमा कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है। नंबर 1 और नदी के द्वीप, ये द्वीप है यहाँ पर, ऐसे होता है द्वीप। दूसरा है इंद्रधनुष रौंदे हुए। तीसरा है अरे यायावर याद रहेगा। चौथा है अरियो करुणा प्रभा में। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 अरियो करुणा प्रभा में, जो काव्य संग्रह है यहीं से ली गई कविता है हिरोशिमा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, हिरोशिमा नामक कविता अज्ञे ने लिखी थी। ठीक, पहली बात तो हमें ये पता हो गया कि जो हिरोशिमा नाम की जो कविता है वो किसने लिखी है, अज्ञे ने लिखी है। किसने लिखी है, अज्ञे ने लिखी है। अब हमको ये बताना है कि ये कविता की रचना उन्होंने कब की थी। ठीक है, क्या जापान में की थी, रेलगाड़ी में बैठे बैठे की थी, भारत में की थी, या फिर हवाई जहाज में बैठे बैठे की थी। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 रेलगाड़ी में बैठे बैठे। हिरोशिमा नाम की जो कविता थी ना, अज्ञे जी ने रेलगाड़ी में बैठे बैठे लिख दी थी। सोचो, है ना, तो कितने बड़े विद्वान थे वो, कितने बड़े कवि थे वो, है ना, कि रेलगाड़ी में बैठे बैठे उन्होंने कविताएं लिख दी। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 39। हमने 30 प्रश्न बोला था, बट पढ़ाते पढ़ाते समझ में ही नहीं आया, तो हम लगभग 40 प्रश्न करेंगे आज। ठीक है, और ये कोशिश करेंगे कि आपका 5 नंबर का जो सही विकल्प आता है वो पूरे के पूरे नंबर यहीं से फंसेंगे। ठीक है, चलिए चौपाई छंद में मात्राएं होती हैं। हमको बताना है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। क्या 13-11 होती हैं, 11-13 होती हैं, या 16-16 होती हैं, या फिर 12-7 होती हैं। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर 3 16-16 मात्राएं किस में होती हैं, चौपाई छंद में होती हैं। कौन सी छंद में, चौपाई छंद में। चौपाई छंद में 16-16 मात्राएं होती हैं। 13-11 पर तो दोहा छंद होता है। कौन सा छंद, दोहा छंद। दोहा छंद 13-11 में, और 11-13 में सोरठा। कौन सा, सोरठा। सभी को पता होना चाहिए कि 13-11 पर दोहा, 16-16 मात्राएं चौपाई में, और 11-13 सोरठा। ठीक, तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16-16 मात्राएं होती हैं। ठीक, चलिए आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 40। घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के लिए जाना जाता है। मोस्ट प्रश्न है, IMP प्रश्न है, यहाँ पे हमें गलती होने की संभावना रहती है। ठीक है, और हम गलतियाँ ना करें। ठीक, घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव
दो ही कवि थे ज़्यादातर, एक तो कबीर थे और दूसरा नागार्जुन थे। ठीक है ना, नागार्जुन को भी आधुनिक युग का कबीर ही कहा जाता है। इसीलिए यहाँ तो कबीरदास जी ऑप्शन में है नहीं, तो अपन क्या लगाएंगे यहाँ पे, नागार्जुन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नागार्जुन। नागार्जुन को घुमक्कड़ी और अक्खड़ स्वभाव के लिए जाना जाता है। ठीक है ना, हमारा राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, नागार्जुन। क्या, नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक, चलिए, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी क्लास पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक, इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। हम आपको पूरा भरोसा दिलाते हैं कि इससे बाहर आपकी परीक्षा में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए सब लोगों को और नमस्कार, गुड नाइट।